बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एमटीएल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एमटीएल टीवी। आज हम बात, ज़ाहिर है इमरान खान के बगैर हमारी बात मुकम्मल नहीं हो सकती, उनके हवाले से बहुत सी गुफ्तगू है। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज कबल बलूचिस्तान के हल्के टीबी 45 में 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात कराए। नतीजा ढाक के वही 3 बात। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात में तातुल पैदा हो गया है। फौजी अदालतें और उनकी सजाओं पर आज केस था उसका, फौजी अदालतों के हवाले से नज़र सानी के केस पर आज समाअत हुई और जस्टिस जवाद ख्वाजा की नज़र सानी की दरखास्त और उसके अलावा कराची की सूरत हाल। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का बदनसीब तरीन मुल्क भी कराची है। एक तरफ चोरी है, डकैती है, राहजनी है, स्ट्रीट क्राइम की भरमार है, दूसरी तरफ हमारी हुकूमत गटर के ढक्कन पूरे नहीं कर पा रही और ना सिर्फ ढक्कन पूरे नहीं कर पा रही, उससे हादसात हो रहे हैं, बल्कि उस पर सियासत भी हो रही है। और इन तमाम कामों का मतलब, इन तमाम मसाइल का के पीछे एक और बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा अफरीत मुंह खोले कराची की तरफ बढ़ना चाह रहा है, बल्कि कराची में दाखिल हो गया, और वो है करप्शन। करप्शन वैसे हर शोबे में है, लेकिन ये करप्शन ऐसी है जिसने कराची को मुस्तकिल तौर पर तबाह करने और गुलाम बनाने का प्लान किया हुआ है। और ये करप्शन है हमारी सरकारी जो एजुकेशन बोर्ड है, और इस वक्त ये सबसे अहम है इंटर बोर्ड में, जहां माफिया मौजूद है और माफिया ने तबाह बर्बाद कर दिया है बच्चों का मुस्तकबिल। अब इसके मुज़मरात क्या हो सकते हैं? बहुत मुज़मरात हैं इसके। अब जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, उसमें कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जो रिजल्ट अनाउंस किया है, उसमें जो प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उसमें 25.3% बच्चे कामयाब हुए, जबकि प्री मेडिकल में 34.63, यानी 25 और 34 इन्हें मिला लिया तो 29 के करीब बनती है एवरेज, यानी 29% बच्चे पास हुए हैं एवरेज। और मजेदार बात यह है कि 83,000 बच्चे थे, 83,000 बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया, और उनमें 90% प्लस वाले सिर्फ 6 तलबा हैं। 6 तलबा और तालिबात ने 90% से ज्यादा रिजल्ट हासिल किया। जबकि इसके बरखिलाफ अगर हम देखें, सक्कर बोर्ड में 77.3% प्री इंजीनियरिंग के और 89.4% प्री मेडिकल में। घोटकी बोर्ड 82.6% प्री इंजीनियरिंग और 90% प्री इंजीनियरिंग। खैरपुर बोर्ड में 83.8% प्री इंजीनियरिंग और 88% प्री मेडिकल। इससे होगा क्या? अगर हम देखें तो इसके असरात अगले 5 वर्षों में सामने आ जाएं। क्यों? कि इस वक्त जब बच्चे एंट्री टेस्ट देने जाएंगे, तो एंट्री टेस्ट देने में बच्चों के रिजल्ट्स, जाहिर है जो एग्रीगेट नंबर बनते हैं वो एग्रीगेट कराची वालों के कम बनेंगे, क्योंकि उसमें मैट्रिक की परसेंटेज होती है, इंटर की परसेंटेज होती है और इंटर टेस्ट के नंबर होते हैं। जब आप इंटरमीडिएट के, एक तो पहले कम होंगे बच्चे, दूसरे उनकी परसेंटेज भी कंपैरेटिवली जो अंदरूनी सिंध के बच्चे हैं उनसे ज्यादा होगी, उनसे कम होगी, और उन बच्चों की ज्यादा होगी। तो जब मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट में भी कराची वालों का
تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جب ان کی تعداد کم ہو جائے گی تو بالکل بعینی ہی ایسے ہوگا کہ 5 سال کے بعد جو بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہوں گے انجینئرنگ یونیورسٹیز میں سے، میڈیکل کالجز میں سے، ان میں کراچی والوں کی تعداد بھی اسی تناسب سے کم ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا زہر ہے، اتنا بڑا ڈاکہ ہے جو کراچی کی ذہانت پر مارا جا رہا ہے، کراچی کے عوام کے مستقبل پر مارا جا رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اب کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہماری جو سو کالڈ سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت کراچی کی، ایم کیو ایم، جسے مفت میں سارے نشستیں دے دی گئیں، وہ اس وقت گٹر کے ڈھکنوں پہ سیاست کر رہی ہے۔ انہیں اس بات کا کوئی ادراک ہی نہیں، ویسے بھی انہیں تو کبھی ادراک رہا ہی نہیں، انہوں نے تو پیسے کے ذریعے ہی، جب ان کو مال مل جاتا ہے، ان کی ضرورت کے پیسے مل جاتے رہے ہیں، جب سے یہ قائم ہوئی ہے انہوں نے صرف بلیک میل کیا ہے اور اپنا فائدہ اٹھایا۔ ایک طرف وہ شور مچا رہے ہیں کہ بلدیاتی ادارے ناکام ہو گئے، بلدیاتی ادارے ناکام ہو گئے، اب آپ جو ہے ریزائن کریں، استعفیٰ دیں، دوبارہ بلدیاتی انتخابات کریں۔ تو کیا کسی نے آپ کے پاؤں پکڑے تھے کہ آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں؟ تو آتے آپ الیکشن میں حصہ لیتے اور لے کر آپ کی جو بھی اکثریت ہوتی، جو بھی آپ کی وہ بنتی، تعداد بنتی، آج وہ آپ موجود ہوتے، گٹر کے ڈھکن بھی لگا رہے ہوتے، پائپ لائنیں بھی بچھا رہے ہوتے، روڈ بھی بنوا رہے ہوتے، مال بھی بنا رہے ہوتے۔ تو اس وقت کراچی چاروں طرف سے ہائناس لگڑ بگڑ ہیں جو چاروں طرف سے لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں کراچی کو، اور یہ وقت ہے کراچی والوں کا متحد ہونے کا۔ لیکن ہماری سیاسی جماعتیں تو بالکل بھی اس پر متفق نہیں ہوں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اس میں آئینی بینچ میں آج فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس کی سماعت کی آئینی بینچ نے کی، اس پر مختلف جو ہمارے ججز تھے اس میں مندوخیل صاحب نے، مسرت ہلالی صاحبہ نے اپنے ریمارکس دیے۔ اب اس سے لگ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 11 بجے تک وہ رہی اور 11 بجے کے بعد آئینی بینچ کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور کل باقی تمام کیسز جو بینچ میں لگے ہوئے تھے وہ کینسل کر دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ اب ہم صرف فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کریں گے۔ جبکہ جسٹس جواد خواجہ، جن کو 20,000 روپے جرمانہ لگایا گیا تھا، انہوں نے بھی نظر ثانی کی درخواست دی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جب تک آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم پر بات نہیں ہو جاتی، اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک فوجی عدالتوں کے مسئلے کو روک دیا جائے، اسے نہ چھیڑا جائے۔ جب یہ حل ہو جائے تو پھر اس کے بعد بات کی جائے۔ لیکن فوجی عدالتیں جنہیں اس سپریم کورٹ نے اجازت دی، اس آئینی بینچ نے اجازت دی، حاتم طائی کی قبر پر لات ماری گئی اور لوگوں کو سزائیں دے کر معافی نامے لکھوائے گئے۔ رحم کی اپیلیں نہیں تھی، رحم کی اپیل تو صدر پاکستان کے پاس جاتی ہیں، لیکن یہاں رحم کی اپیل جو ہمارے جو ظاہر فوجی عدالتیں ہیں تو آرمی چیف صاحب نے کی، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو معاف کر دیا۔ اب ہمارا ایک گروپ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پر لگا ہوا ہے، سراسر متواتر لگا ہوا ہے کہ اندر رہ کر معافیا مانگتے ہیں اور باہر رہ کر یہ لوگ نعرے مارتے ہیں۔ یہ فوجی عدالتوں کی جن کی سوا سال، 1.5 سال تک کسی سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو اس کا جواب تو میں صرف اتنا دے سکتا ہوں کہ فوجی عدالتیں تو دور کی بات، جو عام عدالتیں ہوتی ہیں اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی اندر رہے تھے، تو اندر کیا لکھ کے دے آئے تھے اور کتنے صفوں کا لکھ کے دے آئے تھے بیان، جس میں وہ گواہ بنے تھے اپنے ہی سمدھی کے خلاف، میاں نواز شریف کے خلاف۔ یہ بیچارے کارکن تو عام لوگ ہیں جنہیں زبردستی کی سزائیں بھی سنا دی گئیں، غیر قانونی سزائیں تھی، پاکستان کے قانون کے مطابق نہیں تھی۔ یہ فوجی قانون کے مطابق ضرور ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق نہیں۔ یہ تو اللہ برباد کرے ہمارے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو،
जिन्होंने इस मुल्क में इंसाफ का जनाजा निकाल दिया और ऐसा निजाम देकर चले गए जिससे पाकिस्तानी कौम पूरी की पूरी इस वक्त मुतासिर भी है और भुगत भी रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि आलमी तौर पर अगर हम देखें पाकिस्तान में हुकूमतों का, मैं आज सोच रहा था मैं बात करूंगा कि हुकूमतों के क्याम। पाकिस्तान ने पिछले 10 साल में पाकिस्तान के 7 वज़राए आज़म आए, जबकि इसके मुकाबले में भारत का सिर्फ एक ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी बैठा हुआ। उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह थे और उन 10 सालों में भी हमारे यहां 7 वज़राए आज़म तब्दील हुए। मतलब यहां हुकूमत तब्दील करने के लिए अवामी हिमायत और ताईद की जरूरत नहीं है। यहां वो ताकतवर हल्के हैं जो हुकूमतें तब्दील करवाते हैं अपनी मर्जी से। जिसको मर्जी आता है चोर बना देते हैं, जिसको मर्जी आता है वो ईमानदार बना के वापस ले आते हैं, केसेस वापस करा देते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल इमरान खान की है, इमरान खान ने जो गुज़िश्ता रोज अपनी गुफ्तगू की लोगों के साथ, अपना सहाफ़ियों के साथ अटियाला जेल में, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ, यानी अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखे हैं। याया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया था। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है उसका मवाजना सिर्फ और सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है। मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया का गला घोंटा जाता है, यानी जैसा कि आजकल हो रहा है उसमें। उन्होंने कहा कि अलकादिर केस के बारे में क्या है। अलकादिर केस एक बिल्कुल बोगस केस है जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं। जैसे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला कर दिया कि ये तोशाखाना के हवाले से ये तो केस बनता ही नहीं था। तोशाखाना वाला गुब्बारा तो गया फट। अब गया अलकादिर। अब अलकादिर में भी हुकूमत सब कुछ कर रही है सिवाय एक काम के कि ये साबित कर देती किसी भी तरीके से कि ये पैसा जो पाकिस्तान आया वो मलिक रियाज का नहीं था, या मलिक रियाज का था भी तो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर गया। ये इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए था, इमरान खान के दौर में ही बनना चाहिए था, वहां नहीं हुआ तो हमारी मौजूदा हुकूमत ही कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम पाकिस्तान की तारीख, इमरान खान ने एक नई टर्म भी इस्तेमाल की वजीर आजम के लिए कि ये इस वक्त अर्दली का किरदार अदा कर रहे हैं, यानी हमारा वजीर आजम अर्दली भी है और एड़ियां भी रगड़ने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी उनकी कामयाबी का राज ये है, कल भी हमने बात की, जिस वक्त सोशल मीडिया पे भी ये बात चल रही है कि $2 अरब रोल ओवर कर दिए हैं मुत्तहिदा अरब इमारात ने। ये एक अच्छी खुशखबरी है जो आज वजीर आजम साहब ने काबीना को दी, काबीना के इजलास में खिताब करते। साथ ही साथ काबीना में आज मुख्तलिफ इदारों की राइट साइजिंग की बात भी की। तकरीबन 1.5 लाख असामियां, रेगुलर असामियां खत्म करने का भी फैसला किया गया मुख्तलिफ। लेकिन एक चीज जिस पर सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो मैन पावर है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। हमारे इदारे तबाह बर्बाद हो गए। यहाँ लोग सरकारी नौकरी करते हैं तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कि कुछ ना करें पैसे मिलते रहेंगे। यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये सोचता हो। इदारों में 90% से ज्यादा इदारे ऐसे हैं जहाँ लोग सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए आते हैं, और जहाँ कोई इख्तियारात होते हैं तो वहाँ हमारे लोग जो हैं वो काम न करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के पैसे यानी रिश्वत। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।